फ्रेंड्स, मैं आज आपके पास लेकर के आया हूँ चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का क्लास 8 का। और हमने लास्ट 2 टॉपिक्स क्लियर किए थे। मैंने इसमें आपको लैंड रिसोर्सेज के बारे में बताया था और एक वाटर रिसोर्सेज के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जो वन्य जीव जंतु होते हैं और वनस्पति पाई जाती है उसको संबंध ये जो टॉपिक है आपका, ये चैप्टर नंबर 2 का थर्ड पार्ट दिया हुआ है, उसके अंदर एक्सप्लेन किया। आज मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करूंगा, ब्रीफली आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें होती है। किस अगर आपने देखा होगा हमारे आसपास सराउंडिंग में डिफरेंट तरह के आइटम्स मिलते हैं। आपने देखा होगा जूट बैग्स में इस तरह के कुछ कॉस्मेटिक का सामान मिल रहा होता है, या फिर आप देखते हैं लेदर के बनी हुई बैग्स हो गई, आपके पर्स होते हैं, जैकेट्स मिलती है आपको। ये डिफरेंट तरह के आइटम्स मिलते हैं, पर ये सब डिफरेंट तरह के आइटम्स आते कहाँ से हैं? ठीक है, ये सब चीजें मिलती कैसे हैं? इन चीजों पे हमारा लगता वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम हंटिंग का काम करते हैं और हंटिंग करके हम जानवरों को मार देते हैं और उनकी जो स्किन होती है उनसे बैग्स हो गई, डिफरेंट तरह के बैग्स हो गए आपके, ठीक है, डिफरेंट तरह के मटेरियल्स हो गए, वो बनाया जाता है। रैबिट हो गया आपको, ठीक है, लेपर्ड हो गया आपके पास में। ऐसे कई डिफरेंट तरह के एनिमल्स होते हैं, उनकी स्किन से डिफरेंट तरह के कॉस्मेटिक मटेरियल्स को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं बायोडायवर्सिटी को। ठीक है, जो हमारे पास बायोस्फीयर दिया हुआ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। बायोस्फीयर होता क्या है? जो हमारे आसपास जो जैव मंडल पाया जा रहा है वो क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन जो वनस्पति है एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक्सपेक्टेड ओनली इन द नैरो जोन ऑफ, जो नैरो जोन बीच का जो भाग बना हुआ है बहुत पतला सा, किसके बीच में? नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बीच में, जो कनेक्टेड बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, किसके बीच में? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों स्फीयर के बीच में एक जो नैरो जोन बना हुआ है, एक संकरा मार्ग बना हुआ किसका? वनस्पति का और जीव जंतुओं का, जिसके अंदर ये लोग पाए जा रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। फिर समझो आप कि हमारे पास जो नेचुरल वेजिटेशन मिल रही है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिल रही हैं, उनके आसपास जो ये दोनों है, इनके लिए जो एनवायरनमेंट बना हुआ है किसका? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन तीनों स्फीयर के अंदर जो बन रहा है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु केवल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इन तीनों क्षेत्रों के अंदर, लिथोस्फीयर के अंदर, हाइड्रोस्फीयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, जो तीनों नैरो जोन के अंदर ये जो मिल रहे हैं, इसी नैरो जोन के अंदर इन्हें रखा जाता है। जो लाइफ लाइफ सेंचुरी पाई जाती है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। एक वर्ड और यूज करते हैं हम, इकोसिस्टम। कौन सा वर्ड करते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ठीक है, ये क्या होता है? इकोसिस्टम जहां पे आपको नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों चीजें, ये और ये जो आपका वन्य जीव जंतु पाए जा रहे हैं प्राकृतिक रूप से, जहां ये दोनों सब मिल रहे हैं, ये सब चीजें जहां रह रहे हैं, जहां लिविंग थिंग्स हमारे पास रहती हैं, उनको हम बायोस्फीयर, इकोसिस्टम का एक पार्ट कहते हैं। इकोसिस्टम वो एनवायरनमेंट हो गया जो बना हुआ है, वहां जो आवरण बना हुआ वो। अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देखते हैं या वेजिटेशन को देख रहे हैं, वेजिटेशन बहुत बड़ा पार्ट दिया हुआ। फॉरेस्ट एक ऐसा पार्ट है जो डिफरेंशिएशन होता है, जहां बहुत ज्यादा बारिश होती
बट वी आर गोइंग टू द आउटसाइड, हम भागे जाते हैं, हमें वापस टॉपिक में रहना चाहिए क्योंकि हमारा टॉपिक क्या कह रहा है, नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहा है। व्हाई वी हैव कंसर्न द नेचुरल वेजिटेशन, व्हाई वी हैव डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज़ इन प्रेजेंट टाइम वी हैव फेस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, जो हमें बहुत अलग अलग समस्याओं के रूप में मिल रही है। बहुत बढ़ती हुई गर्मी, तापमान का घटना बढ़ना हो रहा है, अनडिस्टर्बेंस ऑफ रेनफॉल, ठीक है, कहीं पे भी फ्लड आ जाती है, कहीं पे सूखा हो जा रहा है, कभी फसल नहीं उग रही है, कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा आता है, कभी टेम्परेचर बहुत डाउन चले जाता है। इन डिफरेंट रीजंस के पीछे कौन से फैक्टर है, किस तरह से होता है, उन चीजों में फर्स्ट वी हैव क्लासिफाइड द फॉरेस्ट। क्लासिफाई करते हैं हम फॉरेस्ट को और देखने की कोशिश करते हैं कि फॉरेस्ट एरिया कौन सा है जो हम बात करने जा रहे हैं। सो वी हैव डिस्कशन ऑन द मेजर वेजिटेशन टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल जो वेजिटेशन हमारे पास मिल रही है वो कितने तरह की दी हुई है, क्या क्या उसमें दिया हुआ है, और समझने की कोशिश करते हैं इसको। सबसे पहले जो दिया हुआ है हमारे पास वो है फॉरेस्ट। क्या है? फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, ये दिया FOREST, फॉरेस्ट मतलब वन, ठीक है। जो हमारे पास दिया हुआ है फॉरेस्ट में वन, हमारे पास डिफरेंट तरह के नेचुरल वेजिटेशन में जो पाए जा रहे हैं, जो हमारे पास वन्य जीव जो पाए जाता है वनस्पति के रूप में, वनों के रूप में जो पाए जा रहे हैं, वो डिफरेंट तरह के फॉरेस्ट, उसको दो तरह से कहते हैं, एक डेलिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर हम समझने की कोशिश करें दो ही पार्ट है, एक है एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेलिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन सा, जो सदाबहारी वन के रूप में हमें देखने को मिलता है, और डेलिडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट जो अपने पत्ते गिरा देते हैं। इसलिए क्या होता है, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जो सर्कल, हमारा जो अर्थ का जो पोर्शन दिया हुआ है उसमें अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, एक सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। ऐसी डेलिडियस भी होता है हमारे पास, ट्रॉपिकल डेलिडियस फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल डेलिडियस फॉरेस्ट होते हैं, और टुंड्रा। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास वन पाए जा रहे हैं वो 5 तरह से दिए हुए हमारे पास में, एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के रूप में, एक ट्रॉपिकल डेलिडियस फॉरेस्ट के रूप में, एक सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के रूप में, एक सब ट्रॉपिकल डेलिडियस फॉरेस्ट के रूप में, एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट के रूप में, और एक टुंड्रा जो आपके पास ग्रासलैंड के फॉर्म में आता है। दूसरा आपके पास ग्रासलैंड, घास के मैदान, ठीक है, इसके मैदान घास के मैदान, जो घास के मैदान आपके पास देखने को मिलते हैं, आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, जहां पे आपने पंपास के बारे में पढ़ा, ठीक है, आपने किसके बारे में पढ़ा, पंपास हो गया, कैनबरा हो गया, डाउन्स हो गया, वेल्ड हो गया, स्टेपीज हो गए, दीज आर द सम एरियाज। अगर आपको इनकी लोकेशन देखने के लिए मैंने मैप का एक बनाया हुआ है वीडियो, आप जाए उसमें देखिए, डिफरेंट तरह के मैप्स का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें मैंने बता रखा है डिफरेंट तरह के ग्रासलैंड एरियाज, चाहे एग्रीकल्चर का दिया हुआ है उसमें डिफरेंट तरीके से समझा रखा है मैंने कि कौन कौन से ग्रासलैंड एरिया है। जैसे आपको वेल्ड मिलता है अफ्रीका के अंदर, डाउन्स मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, पंपास जो आपको ब्राजील में देखने को मिल रहा है, स्टेपी हो गया, पेरिस हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर, स्टेपी आपका रशिया के पार्ट्स के अंदर देखने को, दीज आर द सम ग्रासलैंड एरिया जो मिलते हैं, और ये भी एक वेजिटेशन के रूप में, ये भी एक वनस्पति के रूप में, क्योंकि इसमें भी डिफरेंट तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ग्रासलैंड बहुत बड़ा एरिया होता है, कहीं पे एलिफेंट ग्रास के नाम से फेमस है कुछ एरिया, वहां एक एलिफेंट भी राज्य छुप जाए तो इतना बड़े ग्रास एरिया के रूप में बड़ा वेजिटेशन का पार्ट देखने को मिलता है। उसके बाद स्ट्रब, झाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं, स्ट्रब जो होती है झाड़ियां होती हैं, कटीली झाड़ियां, जैसे अगर आप देखेंगे डेजर्ट एरिया के अंदर सहारा हो गया, थार डेजर्ट हो गया, इनमें डिफरेंट तरह की बुशेस देखने को मिलते हैं। स्ट्रब भी बड़ी लटकी हुई घाटियों के रूप में देखने को मिल जाती हैं, लटकी रहती हैं ये इस तरह से। दूसरी क्या टुंड्रा जो आपके पास दिए हुए टैगावन, टैगा जो हमारे पास होते हैं, क्या टुंड्रा जो हमारे पास दिए हुए हैं, टैगा से प्रोनाउंसिएशन से लिख दें, जो आपका स्नो एरिया होता है, कवर एरिया, वहां ये देखने को मिल जाता है। दीज आर द 4 सेक्शन ऑफ मेजर वेजिटेशन टाइप्स। मेजर वेजिटेशन टाइप्स आपके पास दी हुई है, इन 4 हिस्सों में हम देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना नेचुरल वेजिटेशन के, बिना वन संप्रदाय के आप इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप इनके सेक्शंस को समझें, कौन कौन सी टाइप की वेजिटेशन हमारे पास दी हुई है, उन वेजिटेशन के क्या रोल दिए हुए। जो भी एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा वो आपको हमेशा उन एरियाज में देखने को मिलेगा जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं देखने को। और डेलिडियस फॉरेस्ट आपको उन एरियाज में देखने को मिलता है जहां बारिश कम और गर्मी भी ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखने की कोशिश करें, एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है आपका जितना भी इक्वेटर वाला एरिया दिया हुआ, और जितना डेलिडियस फॉरेस्ट का एरिया है, जैसे आप 23.5 ऑफ ट्रॉपिक कैंसर, ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न को पार करेंगे, दोनों हिस्सों के अंदर आपको ज्यादा डेलिडियस फॉरेस्ट का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देखने की कोशिश करें हाउ द नेचुरल वेजिटेशन
कंजर्वेशन वाइल्ड अफेक्टेड, कौन से कारण होते हैं जो इनके कारण अफेक्टेड होती है नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि ये कंजर्वेशन का टॉपिक है। कंजर्व करने की बात की जाए तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि वो कौन से कारण हैं जिनके कारण कंजर्वेशन की नौबत आ गई है, क्यों ऐसा हो रहा है नेचुरल वेजिटेशन के। डिफॉरेस्टेशन सबसे पहली बात है, डिफॉरेस्टेशन को लेके बोला हुआ है। डिफॉरेस्टेशन वनों का कटाव, बढ़ती हुई जनसंख्या, रहने के लिए जगह तक नहीं है हमारे पास में, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, उन चीजों को एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, और क्या है हमारे पास फॉरेस्ट एरिया का जो परसेंटेज है वो कम होता चले जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें, पेड़ों को काट रहे हैं, घर रहने के लिए, घर बनाने के चक्कर में हम पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं, अंधाधुंध कटिंग होती चली जा रही है। तो ये इफेक्ट डाल रहा है हमारे ऊपर, किस तरह से, बहुत प्रेशराइजेशन करता है। जितना ज्यादा आप रेजिडेंशियल एरिया के लिए करेंगे उतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होता चले जाता है। पेड़ों के कटाव की बात की जा रही है, आदमी डिफरेंट अपने ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए पेड़ों को काटता चले जा रहा है। सबसे बड़ा फॉल्ट देखने को मिलता है। दूसरा सॉइल इरोजन, इसमें मैंने आपसे बात की थी, सॉइल इरोजन, लैंड जब चैप्टर पढ़ाया रिसोर्सेज वाला मैंने बताया था। सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी का कटाव, ठीक है। धीरे धीरे करके भारी बारिशों का, पेड़ों को काट देंगे तो उनकी रूट खाली हो जाती है, पेड़ों की पकड़ नहीं, पेड़ों की जो जड़ों की पकड़ होती है मिट्टी पे नहीं रहती है, धीरे धीरे करके सॉइल का इरोजन होता चले जाता है, मिट्टी बहती चली जाती है, वेजिटेशन का पार्ट कम हो जाएगा, फॉरेस्ट एरिया कम हो जाएगा। दूसरी बात, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, स्थानांतरण कृषि जो आदिवासी जनसंख्या करती थी, आदिवासी जनसंख्या जब स्थानांतरण कृषि करती है तो क्या करती है, उस पूरे एरिया को काट देती है, वहां पे आग लगा फायर करके पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर दे, इसके कारण सॉइल इरोजन होता है। ये ज्यादातर उन एरियाज में हो रहा है जहां आदिवासी जनसंख्या रहती है, जहां पे भी ट्राइबल पॉपुलेशन का परसेंटेज है, वहां पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का परसेंटेज ज्यादा देखने को। बट अब ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बैन कर दिया गया है, बहुत कम पार्ट में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, पर इसका इफेक्टेशन बहुत भारी मात्रा में होता है, काफी बड़े ह्यूज अमाउंट में देखने को मिलता है। बिकॉज जब वेजिटेशन के उस जगह एरिया पे एग्रीकल्चर किया जाता है, उस वेजिटेशन के उस पार्ट में एग्रीकल्चर तो पूरी तरह से उस वेजिटेशन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसमें जो फर्टिलिटी की क्वांटिटी होती है बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिसके कारण बहुत बड़ा परसेंटेज सॉइल इरोजन में कन्वर्ट हो जाता है। देन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, we have constructed a different our building structure, pools, bridges, ये बनाने की कोशिश करने में लगे हुए, लगातार हम कंस्ट्रक्शन साइट्स को डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे पास लैंड एरिया तो है नहीं, तो we have कनेक्ट विद द फॉरेस्ट एरिया, हम उसको धीरे धीरे करके उन फॉरेस्ट एरिया को कम करते चले जा रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या होगा, फॉरेस्ट एरिया कम होगा। अगर आप देखते हैं काफी फॉरेस्ट एरिया के अंदर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बना दिए जाते हैं, तो वहां के जानवर कहां जाएंगे, ठीक है। तभी वो क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं वो लोग सीधा शहर के ऊपर आ रहे हैं, बंदर आप देखो शहरों के अंदर घूमते रहते हैं, बाघ की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है। गैंडा, ये विभिन्न जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हो रही है, ये इफेक्ट है। क्यों, जो फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल है, क्यों सिटीज या अर्बन एरिया की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि उसके हैबिटेट्स के ऊपर ह्यूमंस ने कैप्चराइजेशन स्टार्ट कर दिया, उसको इफेक्ट डालना स्टार्ट किया, उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं छोड़ा है। तो धीरे धीरे करके उस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण भी हमें प्रॉब्लम फेस करने की, तभी कंजर्वेशन की बात हमारे पास आएगी। जैसा फॉरेस्ट फायर, वन में आग लगना, वन जो आग होती है बहुत खतरनाक होती है, जो आग लग जाती है, जिसके कारण भी काफी ज्यादा फॉरेस्ट एरिया और वाइल्ड लाइफ को भी काफी इफेक्टेशन मिलता है। आपने देखा हो गर्मियों के टाइम पे भारी मात्रा में आग लग जाती है जंगलों के अंदर, वहां के स्थानीय जो लोग होते हैं वो आग लगा देते हैं, जिसके कारण आग बहुत बढ़ जाती है, या बहुत तेजी की गर्मी के कारण कुछ छटकने के कारण भी आग लग जाती है। कोई भी रीजन होता है, जब जंगलों में आग लगती है तो वहां रहने वाले काफी जीव जंतु जल जाते हैं, वहां के पेड़ पौधे जल जाते हैं। ये आग बहुत बड़ा सेक्शन ले लेती है। वन की आग ने भी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के ऊपर अपना इफेक्टेशन डाला है। उसके बाद सुनामी और लैंडस्केप, देखिए सुनामी भी एक इफेक्टेशन है। कुछ एरियाज के अंदर क्या होता है, जैसे अगर आप देख रहे हैं कोस्टल एरिया में भी क्या होता है, चक्रवाती जो वर्षा होती है, साइक्लोन्स आते हैं, ये भी क्या करते हैं, बहुत बड़े अमाउंट में पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके आसपास के पार्ट्स में देखिए इफेक्टेशन डालने की कोशिश करते हैं, वहां के पेड़ पौधे टूट जाते हैं, जहाँ के जानवर होते हैं उनमें इफेक्टेशन देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें रहती है। वैसी लैंडस्लाइड धीरे धीरे करके भूस्खलन के चक्के पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, माउंटेन एरिया होते हैं, वहां किसी कारण से ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हमारे रॉक्स क्या होते हैं, खिसक करके गिर जाती हैं, पेड़ पौधे टूट जाते हैं, वहां रहने वाले वाइल्ड लाइफ जो होते हैं उन पे इफेक्टेशन देखने को मिलता है। तो दीज आर द सम फैक्टर्स दैट गेट अफेक्टेड द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ।
तो ये क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे वन्य जीव जंतु और वनस्पति के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। एक बार रिकॉल कर रहा हूँ पॉइंट को, देखिए डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटाव, लगातार वनों के काटने के कारण क्या होगा, वृक्षों की संख्या कम होती जाएगी, नंबर ऑफ ट्रीज कम हो जाएंगे, तो जानवर कहाँ जाएगा, वो अर्बन एरिया की तरफ मूवमेंट करेंगे। सॉइल इरोजन मैंने आपको बताया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसका मेन जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, जिसके कारण सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन देखने को मिलता है, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, पेड़ नहीं उग पाते हैं और इफेक्टेशन देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, घरों का बनाना, पुल बनाना, नेचुरल हेरिटेज के पार्ट्स को कट करके वहाँ पे घरों के निर्माण करना, ब्रिजेस बनाना, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाना, ये भी कहीं ना कहीं पेड़ों को नुकसान होता है। ये फॉरेस्ट है धीरे धीरे कम, भारत के अंदर जो फॉरेस्ट पाया जाता है उसका प्रतिशत धीरे धीरे कम हो रहा है। कुछ ऐसे राज्य थे, कुछ ऐसे स्टेट थे जहाँ फॉरेस्ट है, जैसे अगर पंजाब हरियाणा का देखें फॉरेस्ट का जो परसेंटेज बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, फॉरेस्ट जीरो की तरफ जाने लग गया, पॉइंट्स में देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी और पॉपुलेशन के कारण रहने के लिए जगह चाहिए, और जगह नहीं होने पे क्या होगा, इफेक्ट आना स्टार्ट कर जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक हम इसको अपने लेवल पर रोकने की कोशिश करनी ही होगी, हमें अगर हमने लेवल पर लिया तभी हम कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं। वहीं पे फॉरेस्ट फायर की बात कर रहा हूँ, अपने लालच में क्या करते हैं, जो लोकल लोग होते हैं जंगलों में आग लगा देते हैं, उससे काफी ज्यादा पेड़ जल जाते हैं, आग उसके अलावा जीव जंतु रहते हैं उन पे भी कहाँ भागेगा वो जीव जंतु, आग से गिरने का मर जाता है काफी ज्यादा। इसके कारण ऐसी स्पेसीज, ऐसे जीव जातियां, प्रजातियां मारी जाती हैं जो बहुत इंडेंजर्स है, हमारी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं, वो भी इससे इफेक्टेड होती हैं। उसके अलावा सुनामी, लैंडस्लाइड, माउंटेन एरिया के अंदर देखने को मिलता है लैंडस्लाइड का, कोस्ट एरिया में सुनामी, ये भी कहीं ना कहीं बड़े अमाउंट में लेकर के, क्योंकि ये सब हमारे ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं नेचुरल वेरिएशन और वाइल्ड लाइफ के ऊपर अपना इफेक्ट डाल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगले पॉइंट्स आपको लेकर चलता हूँ कंजर्वेशन की बात की, हम कंजर्वेशन क्यों करें, हाउ टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, हम कैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, फॉरेस्ट को हम बचाने की बात करें, किस तरह से उसको बचाने की बात करते हैं, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो मेथड्स हम जिसके कारण करें। सबसे पहले हम कर सकते हैं एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन। मैंने आपको बताया डिफोरेस्टेशन के अगेंस्ट हमें एफोरेस्टेशन करना होगा, पेड़ों को लगाना होगा हमें। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो हम 5 से 6 पेड़ लगाएं। अपने बर्थडे के दिन अगर देखते हैं आप, जन्मदिन हम जब सेलिब्रेट करते हैं तो आसपास के फॉरेस्ट एरिया में जाके आप एक पेड़ लगाएं। ठीक है, उससे क्या होगा, जब आप पेड़ लगाएंगे तो वो ग्रो करेगा ऑक्सीजन की मशीन के रूप में, और फॉरेस्ट में धीरे धीरे जो कम हो रहा है वो बढ़ेगा, उसका लेवल क्या इंक्रीज होता चले जाएगा। दूसरा कहता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट। हमें क्या करना होगा, फॉरेस्ट को नियंत्रित करना होगा, उसको बचाने की बात करनी होगी, हमें उसको बचा के चलना होगा। अगर हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट के मैनेजमेंट की बात करें, उसके प्रबंधन के बारे में प्रॉपर चैनलाइज करके देखें, उसको प्रोटेक्शन करने की बात करें, पेड़ों को लगाएं, वाइल्ड सेंचुरीज को देखें। ठीक है, वाइल्ड सेंचुरीज के अंदर जाकर के पेड़ों को देने की बात करें, उनके लिए फंडिंग करने की कोशिश करें, अच्छे प्रॉपर चैनलाइज करके करें, तो हम क्या करें, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए भी और नेचुरल वेजिटेशन के लिए भी। उसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम, डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू हमें समझाना होगा लोगों को कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए, हमें इग्नोर करना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए उन रिसोर्सेज का या उन मटेरियल्स का जो एनिमल्स की स्किन से बनते हैं, एनिमल कंजर्वेशन की ब्यूटी से बनते हैं, उनको हमें बॉयकॉट करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए उनका, जिसमें आज जानवरों की खाल का प्रयोग किया जा रहा है, उसका जितना ज्यादा बहिष्कार करेंगे, जितना उसका बॉयकॉट करेंगे, उतनी जल्दी ये मटेरियल जो खत्म होता चले जाएगा। उसके अलावा सोशल फॉरेस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सोशल फॉरेस्ट्री इस समय बहुत राइजिंग कर रहा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, जिसमें क्या करें, हर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जाकर, रूरल एरिया में जाते एक सोसाइटी देखने की, सोसाइटी और दो सोसाइटी वर्किंग, देयर मेंबर्स आर वर्किंग एज देयर पार्ट्स और फॉरेस्ट एरिया, वो छोटे छोटे हिस्सों में जाकर के पेड़ों को लगाने का काम करते हैं, पेड़ों के बचाव के लिए काम करते हैं, साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ होते हैं उनको कंजर्वेशन की बात करते हैं। देखिए, उसके लिए क्या होगा, साथ साथ प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं, वन महोत्सव इस तरह के सेलिब्रेशन करना। आपने देखा होगा विंटर जब रेनफॉल का टाइम पीरियड होता है, बारिश मौसम होता है, मानसून का सीजन होता है, तो वो क्या करते हैं, सीड्स को डालने की कोशिश करते हैं उन पर, पहाड़ों की तरफ या मैदानी क्षेत्रों की तरफ जहाँ ग्रासलैंड एरिया को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बीजों को लगाते हैं। देखा होगा आपने एक बम करके प्रोजेक्ट चलाया हुआ था, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो काउ डंग होता है उसमें खूब सारे शीट्स को भर देता, बीजों को भर करके उसका एक गोला सा लड्डू सा बना करके उसे थ्रो आउट कर देते थे, उससे जहाँ वो शीट गिरता था वो ग्रो करता था, उसको मैन्योर भी मिल जाता था, बारिश का वो रूट्स पकड़ लेता था और काफी ज्यादा बड़े अमाउंट में पेड़ लगाए जाते थे। ये भी एक हिमालय प्रोजेक्ट दिया हुआ है ग्रीन प्रोजेक्ट के रूप में, उसमें भी हिमालय एरिया के अंदर काफी ज्यादा पेड़ों को लगाया जा रहा है। ऐसे ही अब
सुरक्षित करने की बात है। उसके अलावा कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट फायर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि सबसे ज्यादा देखा है आपने गर्मियों के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा गर्मी जब होती है तो आग पकड़ लेती है। आग पकड़ेगी तो क्या होगा, बहुत बड़ा अमाउंट होगा। अगर हम इस पे कंट्रोल कर लें, हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्या हो कि हम उस समय पीरियड में आग ना लगाएं, कहीं जगह पे अपनी चिंगारी वाला तो पानी से बचाने की कोशिश करें उसको, ठीक है, अवॉइड करें ऐसी जगह पे जाना। या कई जगह पर लोकल लोग लालच में करते थे घास लगाने के, तो उससे अच्छा वो कुछ और एक्टिविटीज करें, प्लेन प्लांट्स लगाएं, ट्रीज लगाएं, ग्रास डेवलप करें, इससे बड़े अमाउंट में ये इस पे जितना ज्यादा हम नियंत्रित कर लेंगे, वन की अग्नि पे जितना आप नियंत्रित कर लोगे, बड़ा से बड़ा फॉरेस्ट भी कंजर्व होगा। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वाइल्ड लाइफ कंट्रोल में आएगी, क्योंकि कई हमारी स्पीसीज है जो इंडेंजर स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद कह रहे हैं प्रोटेक्ट ऑफ द फॉरेस्ट, हमें क्या करना चाहिए, बचाने की बात करना चाहिए, संरक्षण, उसको बचाओगे तो हम क्या कहते हैं, हमें जो एरिया हमने कन्वर्ट किए हुए हैं अपने क्या ना कंजर्वेशन फॉरेस्ट के अंदर, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट के अंदर, उनके कितने स्पीसीज, डिफरेंट तरह की स्पीसीज है, टाइगर हो गया, आपके पास डियर हो गया, लेपर्ड हो गया, मंकीज हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई इंडेंजर स्पीसीज हमारे पास उपलब्ध होकर आ रही है, इसमें बहुत सारी स्पीसीज दिख रही है। तो अगर हम उन स्पीसीज को बचाने की बात करेंगे तभी फूड चेन कॉन्सेप्ट किया वो फिर सेफ होगा, क्योंकि बिना वाइल्ड लाइफ के भी हम किसी पॉसिबिलिटीज की बात नहीं कर सकते हैं। बिना पेड़ की तरह जिस तरह काटने से उसी तरह बिना जीव जंतुओं के भी अर्थ को, पृथ्वी को नहीं चलाया जा सकता, उनका भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें फॉरेस्ट को। उसके बाद रूल ऑफ गवर्नमेंट इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जो पॉलिसी बनाई जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है, हम जो एक्ट बनाए जाते हैं, हंटिंग एक्ट के 1984 86 में बनाए जो एक्ट है उनको फॉलो करें, फॉरेस्ट एक्ट को लेकर के, जिसमें कई प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोटेक्ट टाइगर, प्रोटेक्ट एलिफेंट्स, मंकीज का रिलेटेड, डॉल्फिन को रिलेटेड दे रखा है, वन हॉर्न वाला जो काजीरंगा प्रोजेक्ट है, इन कई ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रखी है, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हंटिंग के ऊपर बैन लगाना चाहिए। अगर आप कहीं पे देख रहे हैं डिफोरेस्टेशन वाली सिचुएशन को, उसे कंट्रोल करें, पेड़ों को लगाएं। जितना ज्यादा आप पेड़ों को लगाएंगे, जितना ज्यादा आप कंजर्वेशन की तरफ जाएंगे, जितना ज्यादा आप संरक्षण की तरफ जाएंगे, उतना ज्यादा बेटर है। एक बार रिकॉल कर रहा हूं सारी चीजों को। आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन करें, पेड़ों को लगाने का काम करें, ज्यादा पेड़ लगाएं। ठीक है, इस मानसून सीजन का यूज करें। इस मानसून सीजन के अंदर आपके अपने आसपास के क्षेत्र में जो भी आपके आसपास का एरिया दिया हुआ है वहां प्लांटेशन करें, फ्रूट्स वाले प्लांट्स लगाएं, जिससे एनिमल्स को भी फ्रूट्स मिले, बेनिफिट्स मिले, उनको भी उनके लिए खाने को, जिससे अर्बन एरिया की तरफ ना जा करके रूरल भी अपने फॉरेस्ट एरिया में नहीं कंजर्व करने की बात करें। जितना ज्यादा फलदार फूलदार वृक्ष लगाएंगे उतना ज्यादा स्पीसीज लाइफ करेंगे। फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट को करना चाहिए, हमें प्रबंधन करना चाहिए वनों का, जिससे उसका मैनेजमेंट हो सके। अवेयरनेस प्रोग्राम डिफरेंट, चाहे पेंटिंग्स के थ्रू हो, स्लोगन्स के थ्रू हो, स्पीचेस, पोएम, इसके थ्रू भी हो सके, हमें उनको अवेयर करना चाहिए लोगों को। साथ ही साथ हमें बॉयकॉट करना चाहिए उन मटेरियल्स का जिनके अंदर वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स है उनकी स्किन का यूज किया जाए, उनसे रिलेटेड मटेरियल का बॉयकॉट करें। जितना ज्यादा आप उन्हें बॉयकॉट करें उतनी जल्दी ये इंडस्ट्रीज बंद होंगी। ठीक है, उसके अलावा सोशल फॉरेस्ट्री, ये आपने ग्रामीण एरिया में देखा होगा, सोशल फॉरेस्ट्री को लेकर के उसमें भी आप अपना सहभागिता दे, पार्टिसिपेशन करें, वृक्ष लगाने की बात करें, अवेयरनेस प्रोग्राम अपने रूरल, अपने आसपास के गांव क्षेत्र में क्या करें, इन चीजों पर चर्चा करें बहुत ज्यादा। प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एरियाज हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे चिपको मूवमेंट का आपने एग्जांपल लिया है, देखा उसमें भी वृक्षों को कटने से रोकने के लिए लोगों ने, ऐसे हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए अलग अलग तरीके से। कहीं पे पेड़ कटने में देखें, आप रोकें उनको, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप बात करें, वीडियोस की हेल्प से करें, उसके थ्रू क्या करें, कंजर्वेशन करें, फॉरेस्ट कंट्रोल का और फॉरेस्ट फायर, हमें वन अग्नि पे भी नियंत्रित करना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, जितना ज्यादा वन की अग्नि को आप नियंत्रित कर सकेंगे उतना बेनिफिट है। आग जहाँ पे आग लगती है आप कोशिश करें, फायर ब्रिगेड्स को पता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आग बुझाने में हेल्प मिलती है, कोशिश करें इस चीज को लेके। और ऐसी चीजों का यूज ही ना करें जो फॉरेस्ट के, कई जो लोग पिकनिक मनाने जाते हैं वहाँ आग लगा देते हैं, उसके कारण भी ऐसा होता है। कई लोग क्या करते हैं आसपास के एरिया के अंदर, तो इन चीजों पे कंट्रोल करें, ऐसी चीज ना करें जिससे हमारी वाइल्ड लाइफ पे इफेक्टेशन पड़े, इससे नेचुरल वेजिटेशन पे इफेक्ट पड़े, बड़ी समस्या का सामना करना पड़े, इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। रूल्स गवर्नमेंट के थ्रू रूल्स बनाए जा रहे हैं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो फॉलो करना चाहिए। कंजर्वेशन को लेकर जितने भी बनाए गए हैं फॉरेस्ट, जितनी भी ज्यादा जगह हम कंट्रोल कर सकें। तो कई जगह आपने नेशनल पार्क देखे होंगे, मैं आपको मैप के थ्रू भी समझाऊंगा। इंडिया के अंदर कौन नेशनल पार्क दिए हुए हैं, ये काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, आपके पास पेरियार हो गया, आपके पास राजारी नेशनल पार्क हो गया, कॉर्बेट हो गया, ऐसे डिफरेंट तरह के नेशनल पार्क है, डिफरेंट एनिमल्स के लिए, स्पीसीज को लेकर के सुंदर उनको
क्वेश्चंस भी पहले